गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। है प्रैक्टिस सेट नंबर 346 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। देखिए, जितने भी टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं उनका प्लेलिस्ट में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 346 तक पहुँच सकते हो। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन है। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को कहाँ स्थापित किया गया था? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को कहाँ स्थापित किया गया था? रूस, चीन, भारत या फ्रांस? इसका आंसर है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी फ्रांस में वर्ष 1974 में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में 2017 में शामिल हुआ। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यह मुख्य रूप से अपनी ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कुछ रिपोर्ट भी प्रकाशित करती है, जैसे कि वैश्विक ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट, विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट और भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य रिपोर्ट भी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मानव के आमाशय यानी स्टोमक के ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल? कौन सा निकलता है बताइए। स्कूल में पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है HCl। ये प्रश्न था बायोलॉजी का। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह एंजाइम की क्रिया को भी तीव्र कर देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से अम्लीय बना देता है। भोजन के माध्यम को क्या कैसा बनाता है? अम्लीय बनाता है, यानी एसिडिक। और आमाशय से निकलने वाले जठर रस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि पेप्सिन और रेनिन। ग्रीन क्रेडिट का क्या तात्पर्य है? ग्रीन क्रेडिट बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा, या किसी उद्यम हेतु पर्यावरण संबंधी मानकों को पूरा करने के उपरांत सरकार से प्राप्त होने वाला ऋण, या पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधि हेतु दिए जाने वाली प्रोत्साहन स्वरूप एक सांकेतिक इकाई, या किसी आधारभूत संरचना के निर्माण पूर्व पर्यावरण संबंधी उठाए जाने वाले कदम हेतु दी गई सहायता राशि। ग्रीन क्रेडिट, देखिए या तो बी होगा इसका या सी होगा इसका, इन्हीं में से एक है। तो यह है पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों हेतु दी जाने वाली प्रोत्साहन स्वरूप एक सांकेतिक इकाई। ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति और संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन की इकाई को संदर्भित करता है। ठीक है, संस्था और व्यक्ति किसी को भी दी जा सकती है, ये ऐसा नहीं केवल संस्थाओं को, ये केवल व्यक्ति को। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत प्रथाओं में योगदान देने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा शुरू किया गया एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। और यह कार्यक्रम व्यापक लाइफ का हिस्सा है। और यह स्वैच्छिक पर्यावरण अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करता है। साइंस का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन संक्षारण का उदाहरण है? बताइए। जैसे लोहे पर जंग लगना, संक्षारित हो जाता है लोहा, तो यह है। इसके अतिरिक्त भी हो सकता है, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाना, चांदी की वस्तुओं का काला पड़ जाना। लोहे में जंग लग गई, ठीक है, संक्षारण हो गया उसका। तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ गई, संक्षारण हो गया उसका। चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, तो सारे का सारा संक्षारण हो रहा है। डी है इसका आंसर। देखिए, धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है।
उदाहरण, लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना और चांदी की वस्तुओं का काला पड़ जाना। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, इसको याद रखिएगा। यह अलग से प्रश्न है कि इंपॉर्टेंट कुछ देख लिया जाए तो। और लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या है? फेरिस और फेरिस ऑक्साइड। ये भी अपने आप में एक अलग से प्रश्न है। अच्छा, पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन और एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। स्कूल में पढ़ा होगा आपने। हिस्ट्री का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध सूफी संत की संरचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं? बाबा फरीद, मोहम्मद गौस, शेख बदरुद्दीन जकारिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका उत्तर है बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है अलग से, ठीक है। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। और भारत में कादरी सिलसिला के प्रवर्तक थे मोहम्मद गौस, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कादरी सिलसिला के अनुयायी गाना बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 6, हिस्ट्री का प्रश्न। दीनपना नगर की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? अकबर नहीं है इसका उत्तर। बाबर भी नहीं है इसका उत्तर। शाहजहां भी नहीं है इसका उत्तर। इसका उत्तर है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दीनपना नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी 1533 में। और वर्ष 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं वदक्सा का सूबेदार था। 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के मध्य चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं एवं हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध अगर पूछ ले तो एग्जाम में, 4 युद्ध उसने लड़े। देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539, बेलग्राम का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555। क्वेश्चन नंबर 7, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? अगाती द्वीप, पिटली द्वीप, पंबन द्वीप या एंड्रोट द्वीप। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोट द्वीप। देखिए, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट द्वीप। अब इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एडिशनल होगी, मतलब दूसरे विकल्पों से संबंध रखती होगी। जैसे कि पिटली द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती जो है लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा स्थित है। और पंबन द्वीप की बात करें तो ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में पंबन द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और भारत में बैरन और नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। इन दोनों के नाम याद रखिएगा, बैरन और नारकोंडम। अब इसमें एक सक्रिय है, एक है सुप्त। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जबकि नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। बैरन इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न बने बैरन से, यूपीएससी तक ने पूछे पिछले 4-5 वर्षों में। नंबर 8 पर आ जाइए। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? यशोवर्मन, नन्नुक, परमारदेव या जयसिंह सिंगराज। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। नन्नुक की राजधानी थी खजुराहो। और चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा था यशोवर्मन। और यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा देवपाल को पराजित किया था। और वहां से एक विष्णु प्रतिमा प्राप्त कर उसे खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव था, जिसने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आलाह उदल नामक 2 सेनानायक
परमर्दी देव के दरबार में रहते थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है साइंस का। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। हाँ सॉरी, कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। देखिए कुछ करके जो स्टेटमेंट पूछा था ना, कुछ ऐसा कर सकता, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ वैसा होता है, वो 95% स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। ये मेंटेलिटी रहती है एग्जामिनर की। ठीक है, मतलब ये हिस्ट्री बताती है प्रश्नों की। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। सामान्यतः ठोस पदार्थों का विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये करेक्ट हो जाते हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो पहला सही है। कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। किसी द्रव्यमय गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। देखिए किसी पदार्थ की विलेयता में, किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक और विलय की प्रकृति, ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। विलायक का उपयोग औषधि निर्माण, निर्जल धुलाई में, इत्र निर्माण और अनेक प्रकार के पेय एवं खाद्य पदार्थों के निर्माण में होता है। 10वां प्रश्न है, हर साल विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में रोगी सुरक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में काम करता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को शामिल करना। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्यवाही के लिए अपनाए गए प्रस्ताव के बाद मई 2019 को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की स्थापना की गई थी। यह WHO द्वारा प्रायोजित 11 वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यूपी स्पेशल का प्रश्न, करंट से रिलेट करता हुआ। और सॉरी 11 की जनगणना, तो ए है इसका आंसर। पुरानी हिस्ट्री समझ लो इसको। 32.9%। सेंसस से प्रश्न। देखिए जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 32.9 है। नई जनगणना तो हो ही नहीं है, जनगणना से प्रश्न बनेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार ही बनेंगे। कुल कार्यशील आबादी में मुख्य एवं सीमांत कामगार क्रमशः 67.8%, सीमांत कामगार हो गए 32.2%। कुल कार्यशील आबादी में कृषि श्रमिक लगभग कितने हैं? 30.3%। और कुल कार्यशील आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े लोग लगभग कितने हैं? 5.9%। कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार लगभग 32.8%। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? कब अपनाई गई थी उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा नीति? वर्ष 2014 में। तो 22 सितंबर 2014 इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में सड़क सुरक्षा नीति 22 सितंबर 2014 को लाई गई थी। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना दिसंबर 2000 से शुरू की गई थी और इस विशाल परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की। और विश्व की इस सबसे पहली एकल राजमार्ग परियोजना में 5,846 किलोमीटर का स्वर्णिम चतुर्भुज है, जो चारों महानगरों को आपस में जोड़ता है, तथा 7,300 किलोमीटर का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा इसमें शामिल है, जो क्रमशः श्रीनगर, कन्याकुमारी और सिलचर पोरबंदर को जोड़ता है। और उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था जून 2004 में। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में खेल विभाग और खेल निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1974 में, 1974। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में खेल विभाग और खेल निदेशालय की स्थापना की गई थी 1974 में, 1974 में।
और सरकारी सेवाओं में 2% सीटें जो है खिलाड़ियों को दिए जाने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई नामक खेल पुरस्कार दिया जाता है। लक्ष्मण या रानी लक्ष्मीबाई खेल पुरस्कार 3 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। नंबर 14 पर आ जाइए। स्वतंत्रता के बाद पहली बार, यानी जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद पहली बार पूछ रहा है, गरीबी निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से किसके आंकड़ों को आधार बनाया गया था? बाई के अलग समिति, नीलकांत दांडेकर, बी.एम. रथ समिति, लक्कड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलकांत दांडेकर और वी.एस. रथ समिति। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में है ना ये, बी। देखिए, स्वतंत्रता उपरांत पहली बार गरीबी निर्धारण हेतु वर्ष 1971 में नीलकांत दांडेकर और वी.एस. रथ के फार्मूले का उपयोग किया गया था, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे के उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इसके अनुसार उस व्यक्ति, चाहे वो गांव का हो शहर का, उसको गरीब माना गया जो प्रतिदिन औसतन 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ था। ये आंकड़े वर्ष 1960-61 पर आधारित थे, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वाई के अलग समिति ने दांडेकर और रथ फार्मूले का आधार वर्ष बदलकर 1973-74 कर दिया। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा था ये नाम। ठीक है, बी वाली, ऑप्शन नंबर बी वाली समिति आधार वर्ष क्या मान रही है? 1960-61। कुछ वर्षों के बाद ऑप्शन नंबर ए समिति क्या मान रही है? आधार वर्ष उसने बढ़ाकर कर दिया 1973-74। और इसमें पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की गई। जैसे कि दांडेकर और रथ समिति ने, दोनों ने सेम ही की थी, लेकिन इसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित की अलग ने, वाई के अलग। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। केवल बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये ऑप्शन नंबर 2 इंपॉर्टेंट अपने आप में ही प्रश्न है, एक यहाँ स्टेटमेंट में डाल रखा है। केवल नीलम संजीव रेड्डी, ना कि बीबी गिरी, ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है अपने को, और इनकरेक्ट ही ढूंढना है, मतलब गलत ही ढूंढना है, तो बी गलत है। देखिए, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। पहला वाला सही हो गया। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ बीबी गिरी लिखा था। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने, ये एडिशनल है यहाँ पर। साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न, वह तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती हैं, क्या कहलाती है? निर्वात यानी वैक्यूम। वैक्यूम में ध्वनि तरंगे तो चल नहीं सकती, वैक्यूम में भागती है लाइट वेव यानी प्रकाश तरंगे। और प्रकाश तरंगे क्या हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं या अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। बहुत पूछते हैं ये प्रश्न को, और एग्जाम हॉल में हो जाता है डब्बा गोल, क्या लगाएं क्या लगाएं क्या लगाएं। सी है इसका आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद रखिएगा। देखिए, वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचारित हो सकती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे फोटोन की बनी होती हैं। करेक्ट हो गया सी। जब तरंग गति
की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, वैक्यूम में नहीं चल सकती निर्वात में। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। क्वेश्चन नंबर 17 साइंस का प्रश्न, दो स्टेटमेंट वाला। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने से घट जाता है। दो बातें यहाँ पर, और ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, तांबा आदि, तो पहला सही हो गया। और उन पदार्थ क्या लिखा है, ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला भी ठीक है। यहाँ कुछ त्रुटि हो गई है, बाकी ऊपर ही पढ़ते हैं हम। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है। ठीक है, जैसे कि बर्फ और ढलवा लोहा। इसको गोला मार दीजिए। ठीक है, कुछ इसमें त्रुटि हो रही है लग रहा है, चेक करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया, कालबेलिया यह है राजस्थान का नृत्य। सी है इसका आंसर। देखिए, कालबेलिया जो है वो राजस्थान का नृत्य है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव के दौरान जोधपुर में कालबेलिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया हाल ही में। कालबेलिया जो है, कालबेलिया जनजातियों से संबंधित एक नृत्य है। ये जो जनजाति है वो सपेरों का एक खानाबदोश समूह है। इसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, कालबेलिया नृत्य को। और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं जो है नृत्य करती हैं, और जो पुरुष वर्ग है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से इसमें शामिल होते हैं, उसको बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। सिंधु दुर्ग किला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सिंधु दुर्ग किला एक ऐतिहासिक किला है जो अरब सागर में एक टापू पर स्थित है। इस किले का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति महाराज ने करवाया था। कौन सा सही है इसमें? इन्होंने नहीं करवाया होगा तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अरब सागर की जगह बंगाल की खाड़ी में होगा तो पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। लेकिन ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी है इसका आंसर। सिंधु दुर्ग किले की बात करें तो ऐतिहासिक किला है जो पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र के तट से कुछ दूर अरब सागर में एक टापू पर स्थित है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और यह जो किला है वो मुंबई से 40-50 किलोमीटर दक्षिण में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सिंधु दुर्ग जिले के मालवण शहर के तट के बहुत करीब कुर्ते द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कोंकण क्षेत्र में महाराष्ट्र के भी जिले हैं और गोवा के भी तटीय जिले आते हैं। इस किले का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। किले का निर्माण हुआ था 1664 में और इसे पूरा होने में 3 साल लगे थे। क्यों निर्माण किया इसका शिवाजी ने? विदेशी उपनिवेशों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए। कौन कौन से? अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। और जंजीरा के सिद्धियों के उदय पर अंकुश लगाने के लिए भी। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है इसमें? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा गया एग्जाम में। बायोगैस का मुख्य घटक है इसमें मीथेन। मीथेन कौन सी है इसमें? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन है CH4। देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, CH4 है, जो आमतौर पर इसकी संरचना का लगभग 50 से 75% बनाता है बायोगैस का। बायोगैस के अन्य घटकों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा होती है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी।
बायोगैस अवायवीय पाचन की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है या होती है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन शामिल होता है। ठीक है, बायोगैस या गोबर गैस एक ही बात है। तो 20 प्रश्न थे, मतलब 19 ही थे देखा जाए तो, एक में द्वंद्व है थोड़ा। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज अगर आपको प्राप्त करनी है तो वन टाइम पेमेंट है 399 का। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके बाकी प्रैक्टिस करते रहिए वीडियो से ही। धन्यवाद।